गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आगे का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है बेटा? तो प्रीवियस क्लास में हमने देखिए क्या क्या देखा है। हमने ये 1848 का पेरिस रिवोल्ट देख लिया है। इसमें क्या हुआ था, जनता जो फ्रांस की जनता थी वो आम सड़कों पर आ गई थी और राजा के खिलाफ रिवोल्ट कर दिया था, जिसके कारण राजा को गद्दी छोड़कर भागना पड़ा था। उसके बाद वहां पे इलेक्शंस कराए गए और इलेक्शंस में नेपोलियन बोनापार्ट थर्ड या नेपोलियन थर्ड जो है इलेक्ट होके आया था जनता के द्वारा एज अ प्रेसिडेंट। ठीक है, और उसने भी आते ही 3 साल के अंदर जो भी था वो रिपब्लिकन गवर्नमेंट वगैरह सब सस्पेंड कर दिया और फिर से क्या ला दी, मोनार्की ला दी 3 साल बाद। ठीक है, याद रखिएगा। मतलब 1848 में रिवोल्ट हुआ है तो 3 साल बाद मतलब क्या, 1851 या 52 के आसपास। ठीक है, तो ये बात देख ली थी हमने। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंस देख लिया था। इसे जरूर ध्यान रखिएगा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंस को, क्योंकि अभी आने वाले समय में आगे जब यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ाएंगे तो उसमें जो है इसके बारे में डिस्कशन होगा। तो एक बार छोटा सा इसका हम रिकैप दे देते हैं कि ये जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट था इसे रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स के नाम से भी जानते हैं। रीजन कि इसको लिबरल्स ने ही जो है पूरा का पूरा रिवॉल्यूशन लीड किया था। ईयर क्या था, 1848। लिबरल कौन होते हैं ये मैंने आपको समझा रखा है पहले ही। जिन लोगों ने नहीं देखा है या नहीं समझा वो प्रीवियस वीडियोस को देख लें। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या हुआ, जो लिबरल्स थे वो अधिकतर मिडिल क्लास के लोग ही होते थे, पढ़े लिखे लोग। ये आपको मैंने पहले ही बताया था। और मिडिल क्लास कैसे इमर्ज हुई थी ये भी मैंने आपको बताया था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का रिजल्ट था जिसके कारण मिडिल क्लास इमर्ज हुई थी। तो यहाँ पे लिबरल मिडिल क्लास की क्या डिमांड थी बेटा, एक कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए उन्हें देश के लिए और नेशनल यूनिफिकेशन करना चाहते हैं। ये दो डिमांड थी लिबरल्स की। ठीक है, तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही तैयार कर लिया था। याद हो तो 831 रिप्रेजेंटेटिव सिलेक्ट होकर आए थे। कहां पे, सेंट पॉल चर्च में। ये कहां पे पड़ता है, तो फ्रैंकफर्ट शहर में। ठीक है, और फ्रैंकफर्ट शहर में सेंट पॉल चर्च में लोग इकट्ठा हुए, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया। तो किस टाइप की गवर्नमेंट चाहते थे, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की चाहते थे ये। तो एक राजा भी चाहिए था। तो हमने आपको बताया था ऑस्ट्रिया और प्रशिया दो देश थे, दो किंगडम्स थे। उन दोनों में से किसको राजा अपना बनाया जाए, इस चीज को लेकर थोड़ी सी टेंशन हुई। लेकिन बाद में इस चीज से रिवॉल्यूशन ये रिजल्ट निकाल लिया गया कि प्रशिया का राजा कैसा था, प्रोटेस्टेंट था, नई विचारधारा का था। वहीं ऑस्ट्रिया का राजा कैसा था बेटा, कैथोलिक था, पुरानी विचारधारा का। तो लोगों ने प्रोटेस्टेंट वाले राजा को, प्रशिया के किंग को ऑफर किया। उस समय प्रशिया का किंग कौन था, फ्रेडरिक विलियम फोर। उसको ऑफर की सीट की भाई आप आ जाइए, मोनार्क बन जाइए हमारे देश के। ठीक है, हम लोग जो यूनिफिकेशन चाहते हैं उसका आप लीडर बन जाइए। लेकिन उस समय फ्रेडरिक विलियम फोर ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। रीजन, कोई भी राजा नहीं चाहता कि उसकी पावर्स को कम कर दिया जाए। और यहां पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ रही थी तो राजा की पावर्स को छीन कर किसको दिया जाता, नेशनल असेंबली को दे दिया जाता। और वो नहीं चाहता था राजा। और फाइनली उसने बाकी मोनार्क का सपोर्ट लेकर उसने इस पूरी पूरी फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंस को खत्म कर दिया। ये ध्यान रखिएगा। इसकी अभी जरूरत पड़ेगी मुझे स्टोरी में, इसीलिए मैंने दोबारा भी रिकैप किया है इस चीज को, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिलेशियन वीवर्स के जो इंसिडेंस था वो भी पढ़ लिया कि कॉन्ट्रैक्टर्स और वीवर्स के बीच में एक लड़ाई हुई छोटी सी, जिसमें फाइनली कॉन्ट्रैक्टर्स ने वीवर्स के ऊपर ओपन फायर का करवा दिया और फाइनली 11 वीवर्स शूट डाउन हो गए और ये रिवोल्ट यहीं पे खत्म हो गया। ठीक है, और इसके बारे में हमने आपको बता दिया था ग्रीक रिवोल्ट के बारे में। ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस क्या थी, 1821 से 1832 के बीच में चली। ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटाइनोपल से ग्रीस एक आजाद देश बन गया। और ब्रुसेल्स अपराइजिंग के बारे में हमने पढ़ लिया था। 1830 में क्या हुआ, कुछ नहीं, फ्रांस से इंस्पायर होकर बेल्जियम से, बेल्जियम जो किंगडम ऑफ नीदरलैंड का पार्ट हुआ करता था अलग हो गया उससे। ठीक है, और जुलाई रेवोल्यूशन वही फ्रांस में। हमने देखा कि बर्बन डायनेस्टी का जो राजा था उसको हटा दिया गया, उसकी जगह पे लुइस फिलिप को राजा बनाया गया और फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाई गई। मतलब नेशनल असेंबली प्लस राजा, राजा की शक्तियों को छीन कर किसको दे दिया गया, नेशनल असेंबली को। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया था एज ऑफ रेवोल्यूशन के बारे में। अब आगे चलते हैं। आज अब आपको समझ लीजिए रोमांटिक फिलोसफर्स क्या होते हैं या रोमांटिसिज्म क्या है उसके बारे में आपको समझते हैं। तो देखो बेटा, ये लोग भी नेशनलिज्म की फीलिंग को क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे लिबरल लोग चाहते थे। लिबरल लोग क्या, पॉलिटिकल राइट्स मांग रहे थे, इकोनॉमिकल राइट्स मांग रहे थे। वैसे ही ये लोग जो रोमांटिक फिलोसफर्स हैं ये भी नेशनल फीलिंग को जनरेट करना चाहते हैं। लेकिन किस तरह से, तो याद रखिएगा बेटा, कल्चर के थ्रू, आर्ट के थ्रू, सॉन्ग के थ्रू, इनके थ्रू नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट करना चाहते हैं। तो इसीलिए याद रखिए, कल्चर, आर्ट, सॉन्ग इन सब का इस्तेमाल कर रहे हैं ये लोग, इसीलिए इन्हें रोमांटिसिज्म या रोमांटिक फिलोसफर्स कहा गया। ये ध्यान रखिएगा। तो इन्होंने आर्ट की, पोएट्री, स्टोरीज, म्यूजिक, इन सबको जो है
यूज किया ताकि लोगों के अंदर नेशनलिस्ट की फीलिंग जनरेट कर सकें। और फोक लोग मतलब क्या है, कहानियों को कलेक्ट किया, जो पुरानी कहानियां थी, इससे नेशनलिज्म की फीलिंग को जो है स्प्रेड करने की कोशिश की। किसके बीच में? इलिटरेट के बीच में। आप देखोगे अनपढ़ लोग जो है कहानियां बहुत अच्छी अच्छी सुनाते हैं। मतलब जो लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे कम होते हैं, अगर आपके परिवार में कोई है तो उसने कभी पढ़ा नहीं, लेकिन आपको कहानियां बहुत अच्छी अच्छी वो बता सकता है। पुराने समय के कि एक राजा थे, एक रानी थे, इस तरह से, जिसमें मोरल ऑफ द स्टोरीज कुछ ना कुछ निकलती हूं। ठीक है, जैसे रामायण की कहानी आपको सुना देंगे और महाभारत की कहानी आपको सुना देंगे, उससे सीख आपको दे देंगे। तो ये क्या है? इलिटरेट पर्सन की नॉलेज है, उनकी खुद की नॉलेज है, उनको पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिला, फिर भी आप सोचिए कि उनको कितनी नॉलेज है। और वहीं पे अगर आपको अभी कहा जाए कि एक कहानी सुनाइए, तो शायद आपको किसी भी एक क्लास की कहानी कोई याद नहीं होगी। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले लोग पढ़ते नहीं थे, लोग गढ़ते थे, मतलब ज्ञान को अर्जित करते थे। और अब आप लोग सिर्फ फॉर्मेलिटी करते हो बेटा। तो अच्छे से पढ़ा करिए, ठीक है, ध्यान से पढ़ा करिए हर चीज को। उसके बाद लैंग्वेज का भी रोल प्ले हुआ, याद रखिएगा। रोमांटिक फिलोसफर ने लैंग्वेज को भी एज अ वेपन यूज किया। इसकी एक स्टोरी आगे आपको मिलेगी पोलैंड की। ठीक है, वहां पे क्या हुआ था, पोलैंड में रशियन लैंग्वेज इंपोज कर दी गई थी। आगे आपको स्टोरी बताएंगे पूरी इसकी, पोलैंड देश की। ठीक है, वहां पे रशियन लैंग्वेज, क्योंकि रशिया के कंट्रोल में आ गया था पोलैंड, तो वहां पे रशियन लैंग्वेज को इंपोज कर दिया गया था और वहां पे पोलिश लैंग्वेज को बैन कर दिया गया था। तो लोगों ने नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने के लिए वहां पे अपनी लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया और फाइनली वहां पे स्ट्रगल किया, किसके खिलाफ? रशियन डोमिनेंट के खिलाफ। ठीक है, इसमें अब रोमांटिक फिलोसफर्स में दो नाम आते हैं जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा। कैरोल कुरपिंस्की एक ये था, ये पोलैंड का था, जिसने लैंग्वेज के बेस पे जो है नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश की। ये कैरोल कुरपिंस्की कौन था? तो ओपरा सिंगर था, ओपरा। आप लोग यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा ओपरा सॉन्ग और सुनिएगा फिर। ठीक है, तो बताइएगा अगली क्लास में कि ओपरा सॉन्ग आपको कैसा लगा। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ओपरा सॉन्ग, ओपरा, ध्यान रखिएगा। तो कैरोल कुरपिंस्की भी ओपरा गाता था, ओपरा सिंगर था एक। ठीक है, तो पोलैंड का था, इसने लैंग्वेज को एज अ वेपन यूज किया और पोलैंड की आजादी में रोल प्ले किया। वहीं पे अगला एक और नाम है जॉन गॉटफ्रेड हर्डर, ये जर्मनी का था। इसने कुछ खास नहीं, कुछ जैसे स्टोरीज जो गांव में सुनाई जाती, जैसे आपके दादा दादी या नाना नानी जो कहानियां सुनाते हैं सॉरी, उनका कलेक्शन क्रिएट किया था। ये ध्यान रखिएगा, उनका कलेक्शन घूम घूम के पूरे जर्मनी में इसने कलेक्शन क्रिएट किया, कंपाइल किया स्टोरीज को और पब्लिश किया। ठीक है, तो ये काम किया था जॉन गॉटफ्रेड ने। ये भी एक रोमांटिक फिलोसफर हुआ, इसने कहानियों के थ्रू लोगों को नेशनलिज्म की फीलिंग को जनरेट करने की कोशिश की। ये ध्यान रखिएगा, रोमांटिक इमेजिनेशन या नेशनलिज्म की फीलिंग रोमांटिक फिलोसफर्स ने कैसे प्ले किया। और एक पॉइंट इसमें मिसिंग है, वो अगली स्लाइड में आपको दे देंगे। ये लोग याद रखिएगा साइंस और रीजनिंग को क्रिटिसाइज करते थे, मतलब ये तर्क को नहीं समझते हैं। अगर आप किसी चीज का इनको रीजन बताओगे तो वो इस चीज को नहीं समझेंगे कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा होता है ना, वो अपने विचारों पर अडिग होते हैं। ध्यान रखिएगा, अपने कोई भी आइडियोलॉजी वो चेंज नहीं करना चाहते। आप उनके सामने साइंस वाली बातें मत कीजिए, फैक्चुअल बातें मत कीजिए, रीजनिंग मत दीजिए। वो बस प्यार से चाहते हैं कि नेशनलिज्म की फीलिंग क्रिएट हो, जैसे गांधी जी की विचारधारा के जैसे लोग हैं ये। आई होप आपको समझ में आ रहा। गांधी जी क्या कहते थे? अगर कोई एक गाल पे थप्पड़ लगाए तो दूसरा भी आगे कर दीजिए, है ना, यही तो कहते थे गांधी जी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये रोमांटिक फिलोसफर्स हैं।